नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एसटी सीटों पर सियासी जंग। 28 में जमेगा आदिवासी रंग। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड पे तो रहती है, लेकिन उसके साथ वो ढूंढती है उन अनटैप्ड एरियाज को जहां उसे पहुंचना है और अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना है। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का आधार खिसक गया, समाजवादी पार्टी का आधार खिसक गया, और पोलराइज्ड आप ज़रूर कह सकते हैं कि माइनॉरिटी एक तरफ हो गई पूरी तरह। लेकिन माइनॉरिटी के साथ जो इक्वेशन होता था, चाहे बात बिहार की करें या यूपी की करें, जैसे हम मीडिया ने नाम दिया था मुस्लिम यादव समीकरण, MY इक्वेशन, उस MY इक्वेशन के Y को हटा दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें या बात करें बिहार की। और इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में बीजेपी ने फोकस किया सबसे पहले SC पर, अनुसूचित जाति पर, क्योंकि यहाँ भी ये वोट बैंक या तो ट्रेडिशनली कांग्रेस को जाता था या फिर उत्तर प्रदेश से लगने वाले एरियाज़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जाता था। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि 2003 के पहले तो आप लगातार 4-5 चुनावों में ये ट्रेंड पाएंगे कि इन सीटों पर अच्छी खासी संख्या में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक प्रभाव दिखता रहा। और इसीलिए ये एक समय खुद अखिलेश यादव और उनके पिताश्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी और बहन जी यानी मायावती जी बहुत दिलचस्पी रखते थे कि मध्य प्रदेश अगला उत्तर प्रदेश हो सकता है। लेकिन हाय हुसैन हम ना हुए। और अच्छा ही हुआ कि ये दोनों ही पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि एक से अधिक पार्टियों का जब मामला होता है तो वो दलों का दलदल भी होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं, उलझ जाती हैं। तो बीजेपी पोलराइज्ड वोटिंग करती है कई बार, और जो बहुकोणीय मुकाबला होता है उसको वो सीधी सीधी फाइट में ले आती है। इसीलिए कांग्रेस से उसका दोस्ताना बड़ा ज़बरदस्त है और वो जानती है कि कोई टक्कर देने वाला है तो ये कांग्रेस ही अभी तक बची है। इसलिए कांग्रेस की भी जो स्थिति धीरे धीरे देखने के लिए मिल रही है, उसके पीछे समीक्षक ये बात कहते ही हैं कि इसमें बीजेपी का भी हाथ है। तो आज एक इसी सब्जेक्ट पर अलग तरह की डिबेट की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2028 की तैयारी अभी से तेज कर दी है। फोकस साफ है, ST यानी जनजातीय सीटें जीतने का प्लान। जी हां, पार्टी ने हारी हुई सीटों के बूथ तक माइक्रो प्लानिंग शुरू कर दी है। बूथों को C और D कैटेगरी में बांटकर कमजोर इलाकों की पहचान की जा रही है। इन बूथों पर खास रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। टारगेट साफ है, जनजातीय क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करना और 2028 में बढ़त हासिल करना। प्राथमिकता में है जो बूथ लगातार हम सब हार रहे हैं। लगातार देखने में आता है कि जनजातीय क्षेत्र में चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की हो, हम लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी ने भी काम किया है, सरकारों ने भी काम किया है। और आने वाले समय में जनजातीय समाज का रुझान कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े, सरकार की तरफ बढ़े, उसके लिए भी हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ संगठन नहीं, नैरेटिव की लड़ाई भी लड़ रही है। कांग्रेस के भ्रम फैलाने के आरोपों का जवाब देने के लिए बूथ लेवल तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी की घबराहट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता अब जमीन पर काम का हिसाब मांगेगी। आदिवासी वर्ग बीजेपी के साथ में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है आदिवासी वर्ग, और वो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने उनके जल, जंगल और ज़मीन का जो अधिकार था, जो नैसर्गिक अधिकार जो इस प्रकृति ने दिया है, इस देश के संविधान ने उनको दिया है, उसको छीनने का प्रयास आपने किया है। इसलिए जो है आदिवासी वर्ग आप लोगों के साथ में न कभी था भी नहीं और कभी आएगा भी नहीं। आप कितनी तैयारी कर लीजिए, बूथ दर बूथ कर लीजिए, तो बूथ दर बूथ आपको वही जवाब मिलेगा जो पहले मिला था, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्तर पर आप लोगों को हार का सामना आगामी चुनाव में करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में ST सीटें गेम चेंजर मानी जाती हैं। 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। राज्य की 21% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। विंध्य, महाकौशल और मालवा निमाड़ यही वो इलाके हैं जहां सत्ता की चाबी छिपी है।
इतना ही नहीं, करीब 80 सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब साफ है, जो जीता आदिवासी भरोसा, उसी के सिर सजता है मध्य प्रदेश का ताज। अब नजर इस बात पर होगी कि 2028 में आदिवासी वोट किसके साथ जाता है, क्योंकि 28 की चुनावी जंग को आदिवासी रंग के बिना जीत पाना मुश्किल है। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या एसटी सीटों पर बीजेपी की बूथ लेवल माइक्रो प्लानिंग गेम बदल देगी? गलत नुक्ता लग गया गेम में। गलत जो है उसमें लगता है नुक्ता। हे बुर्बक, ठीक रास्ते पे चलो। दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर पाएगी? ये ठीक है, ज़ में नुक्ता है। और तीसरी, 2028 में आदिवासी वोटर विकास या पहचान किस मुद्दे पर वोट करेगा? ये 3 सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, युवा नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पार्टी के, बीजेपी के, बहुत स्वागत है। आनंद जाट हैं, युवा नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप? लगातार कोशिशें हैं, बीते 3 सालों से हम देख रहे हैं कि ट्राइबल आदिवासी एक बड़ा मसला है बीजेपी के लिए। चाहे रानी कमलापति स्टेशन हो, दुर्गावती हो, या फिर आइकॉनिक फिगर हो, चाहे झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, टंटिया मामा से लेकर अभी तो चंद महीनों पहले पचमढ़ी में हमने एक ऐसा नाम ही नहीं सुना था जिनको शिवाजी कहा जाता था, महाकौशल का या उस एरिया का। आप जब काफ़ी बड़ा कार्यक्रम भी किया बीजेपी ने। जब ये हमारी एकमात्र हिल स्टेशन पर पचमढ़ी में बैठक हुई थी कैबिनेट की, तो बीजेपी पूरा फोकस लगा रही। कैसे देखते हैं? ये स्टोरी आप ही ने तैयार की है, किस तरह से आप देखते हैं और कितनी मजबूत तैयारी बीजेपी की? सर जी, एक तो ये है कि आप जब परीक्षा होती है उसी दौरान पढ़ेंगे तो फिर उसके रिजल्ट उसी तरह के आएंगे। और यदि आप साल भर या उससे, जैसे ये परीक्षा 5 साल में होती है, तो लगातार आप पढ़ते रहिए तो स्वाभाविक है कि उसके परिणाम अच्छे आते हैं। और बीजेपी कम से कम ये करती है कि पढ़ाई करती है, उसकी तैयारियां करती है। कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा उसमें ऊपर रहती है। एसटी यानी जनजाति वर्ग, पहले एक दौर तो ऐसा रहा, कांग्रेस का रहा। आज भी हम कई जगह कवरेज करने जाते हैं तो किसी से पूछते हैं तो वो नेता के नाम पर इंदिरा गांधी को जानता। अभी भी कई पुराने से आदिवासी लोग मिल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर बीजेपी ने वहाँ पैड बनाई, वनवासी परिषद और तमाम तरह की चीज़ें जो बीजेपी के चलती है, तो उसका लाभ बीजेपी को मिला। फिर भी कई ऐसे बूथ है जिस पर बीजेपी जा ही नहीं पाई आज तक, तो इस बार टारगेट उनको किया। इसलिए 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक सी एक डी। सी वो जो आती जाती रही है, डी वो जो कभी भारतीय जनता पार्टी अपने पास ला ही नहीं पाई। तो ये बहुत माइक्रो लेवल की प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। और 28 में अभी बहुत वक्त है। और यदि जिस तरह तैयारियां दिखाई दे रही है, अभी 25 सीटें हैं, प्लान ये है कि कम से कम 35 सीटें 2028 के चुनाव में हम लेकर आएँ। ये प्लानिंग है बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस भी लगी है, क्योंकि कांग्रेस के पास उमंग सिंगार जैसे आदिवासी नेता है, तो उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। पर प्लानिंग बहुत अलग तरह की जो दिखाई दी, इसलिए हम इस खबर पर चर्चा भी कर रहे हैं। आनंद जी, यही एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि 5 साल पढ़ाई करती है बीजेपी और रिजल्ट आने के बाद अच्छे अंकों से पास होने के बाद फिर जुट जाती है पढ़ाई में। ये नहीं कि अब लक्ष्य मिल गया है, अब फिर आगे बढ़ना है। कांग्रेस की पढ़ाई में कोई कमी नहीं नज़र आती, सिवाय इसके कि ध्यान भटक जाता है। अच्छी भली तैयारी शुरू होती है, चंद महीनों चलती है। हम लोग अक्सर ये जुमला कहते हैं कि चुनाव के 2 महीने पहले तक आप फेवरेट होते हैं कि वो उलटफेर कर सकती है कांग्रेस, बिल्कुल आगे बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन पढ़ाई करने वाली पार्टी 2 महीने में सब गेम चेंजर कर देती है। इस बार कितना भिन्न है और कैसे आप ले रहे हैं चुनौती को बीजेपी की तरफ से, जो बहुत स्ट्रांगली मिलती ही है हमेशा? बहुत अच्छी आज की डिबेट है और इसका विषय भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि भाजपा चुनाव की मशीन है। वो हर चीज़ को चुनाव के नज़रिए से देखती है। 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों के 5 शव जो है वो निमावर में मिले थे, और आदिवासियों को देने के नाम पर कुछ नहीं है। टंटिया मामा जी के गांव बड़ौदाहिर जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी तो राहुल गांधी जी गए थे, मैं भी साथ में जाने का अवसर मिला था। तो वहाँ पर टंटिया मामा जी के स्मारक के अलावा जो है वो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। खैर, बुनियादी सुविधाएं तो इंदौर जैसे शहर में भी नहीं हैं, जहाँ भाजपा लगभग 40 साल से सांसद जिता रही है।
तो भाजपा की सोच में जो लोगों का विकास है वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और 5 साल तैयारी की बात या 3 महीने की तैयारी की बात नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ भाजपा के लोग भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं। लोगों को मजबूत करने से देश मजबूत होता है। जहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो आदिवासियों के हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ भी जो है भाजपा अपने अपने हिसाब से चीज़ें करती हैं। जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के रूप में एक आदिवासी नेता सीधे खड़े होकर कुछ सवाल पूछता है तो उन सवालों के जवाब तो नहीं आते हैं। अगर आदिवासियों की हितैषी भाजपा होती तो जो इस बार खरीफ के दौरान मक्का की फसल बोई गई थी, चूँकि दुर्गम इलाकों में मक्का के खरीफ के समय ही बारिश के पानी में मक्का बोई जाती है, उसे समर्थन मूल्य पर खरीदना था। तो किसान, जो आदिवासी किसान हैं, उनका भला नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यही है कि भाजपा 230 में से 230 जीत जाए, लेकिन होगा क्या? वही टट्टी पेशाब का गंदा पानी पिलाकर लोगों को मार दिया जाएगा, वही 26 टन गोमांस भोपाल में पकड़ा जाएगा। जीत का क्या मतलब है, ये तो समझना पड़ेगा ना शरद जी। मैं इसको इस रूप में आपके सामने ले चलता हूं कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये सब, और मैं नहीं कहता कि आपने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उनमें से कुछ जनता से सीधे जुड़ते नहीं हैं या जनता की तकलीफ की बयान ही नहीं करते हैं, लेकिन क्यों आपकी बात जनता तक नहीं पहुंच पाती? क्यों आप इसको, आपने पूरा वक्तव्य आपका इस पर केंद्रित नहीं था, ये भी आपका अधिकार है कि हम कैसे बीजेपी को काउंटर करेंगे, हम संगठनात्मक मजबूती कैसे करेंगे, आदिवासियों को लुभाने के लिए हम क्या करेंगे। आपने सारी वो बातें की जो विपक्ष के आरोपों पर केंद्रित होती है और वो उसका अधिकार है, लेकिन क्या ये करते करते 2003 से 2018 तक आपकी गाड़ी तो अटकती रही? 18 को छोड़ दें तो 14 महीने। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका फिर से है। हम असली मुद्दों के साथ, सच्चे मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं। पिछले जो 18, 20 साल, 22 साल का जो काम है वो बता दें कि आदिवासियों के लिए क्या किया गया है। आज भी मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई बंद है तो वो आदिवासी हैं, दलित है। काम कहाँ है? मैं लौटता हूं। चुनाव की राजनीति की बात अलग है, लेकिन मैं सवाल ये पूछूंगा कि क्या किया क्या है। जी, मैं अजय जी सवाल पूछ रहे हैं आपके साथी कि क्या किया है आपने। इंदौर का मसला उन्होंने उठाया, भागीरथपुरा का, और तमाम आदिवासियों के लिए, और उनका ये भी आरोप है, गंभीर आरोप है कि आप हितैषी प्रतीत होते हैं, हितैषी हैं नहीं। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आधारित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की रीति नीति पे। अंत्योदय का अर्थ है कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचे। तो ये जो 47 आदिवासी सीटों पे फोकस की बात है, तो ये कोई राजनीति नहीं है। असल में ये 47 आदिवासी सीटों के लोगों को मुख्य विचारधारा और विकास योजनाओं से जोड़ने की बात है। आज समाज में आदिवासी वर्ग चाहता है उसको सम्मान मिले, अधिकार मिले, समाज में आगे बढ़ने का अधिकार मिले। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया। आपने बहुत सारे आदिवासी गौरव के नाम लिए, यहाँ तक कि पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह, जिनका नाम भी लोग नहीं जानते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन आदिवासी गौरव को चिन्हित किया, उनको सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक कभी नहीं सोचा रानी कमलापति, टंटिया भील, ये सब कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति के विषय थे। तो जहाँ विकास है वहाँ भाजपा है, जहाँ भ्रम है वहाँ कांग्रेस है। उमंग सिंघार क्या कह रहे हैं? आदिवासी हिंदू नहीं है, आप अपने आप को हिंदुओं से अलग मानो। आज मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी वर्ग के बच्चों को विदेशों तक में शिक्षा के लिए भेज रही है। तो ऐसी उपलब्धियां जो उन्हें समाज की मुख्य धारा में ला रही है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है। हम चाहते हैं आदिवासी वर्ग समाज में आगे बढ़े, और हमारा जो अभियान है वो जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का है। ये कोई चुनावी अभियान नहीं है, लेकिन जो अंतिम पंक्ति का आदिवासी वर्ग बैठा है उसको भी तो केंद्र और राज्य की सभी योजनाएं मिलना चाहिए, उसको भी तो विकास में सबसे आगे आना चाहिए। और रही बात चुनावी लाभ की, तो जनता का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम काम करते हैं। 20 सालों से हम डिलीवर कर रहे हैं तो जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन ये हमारे लिए राजनीति नहीं है, ना वोट बैंक की बात है, ये केवल और केवल हमारी विचारधारा और आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने की बात है, और निश्चित ही इसमें संगठन सफल होगा। मनोज, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की तैयारियों को? बीजेपी के बरक्स नया नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, दोनों नेता उत्साही हैं। उमंग सिंघार जी ने अभी मसला रखा कि
हनुमान जी भी आदिवासी समुदाय से आते थे और कहीं ना कहीं उसकी एक बात ये भी है कि आदिवासियों की एक अलग पहचान रहे। झारखंड में भी ये मसला उठता रहा है कि उनके लिए एक अलग कोडिंग हो आदिवासियों के लिए और वो घुल मिल ना जाए। कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी ये मसला उठा था कि आदिवासी के आगे आप ये ना लिखिए कि हिंदू है। अब बीजेपी इसको अपने नज़रिए से देखती है, कांग्रेस अपने नज़रिए से देखती है, फिर ये मसला उलझ जाता है कि ज़रूरी आदिवासियों का विकास है कि वो हिंदू हैं कि हिंदू नहीं हैं। उनके क्षेत्रों का, उनके परिवारों का समग्र विकास हमारे केंद्र में होना चाहिए कि इस पर डिबेट बराबर। आप तो कांग्रेस की तैयारी की बात करिए जी। देखिए, कांग्रेस तैयारियां तो कर रही है, दिखाई भी दे रही है और ये कई दफ़ा हमने बात की है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सक्रिय है। दोनों नेता, दोनों युवा नेता है। नेता प्रतिपक्ष खुद इसी वर्ग से आते हैं। उमंग सिंगार खुद इसी वर्ग से आते हैं और जीतू पटवारी भी बने हुए। लेकिन शरद जी, सक्रियता अपनी जगह है, आपको जमीन पर देखना पड़ेगा और ये बात तो दिग्विजय सिंह जी ने भी कही है कि जमीन पर आपको आना पड़ेगा, जमीन पर जाकर देखना पड़ेगा और बीजेपी इसमें माहिर। आप देखिए कि यदि सी और डी कैटेगरी में अभी से कुछ बूथों को बांट दिया जाता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो कार्यकर्ता वहां तक पहुंचेगा और जो विस्तारक भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए, जो मेरे पास खबर है, वो विस्तारक इस बार 1.5 साल पहले पहुंच जाएंगे उन सीटों पर जो सीटें कमजोर है, जहां से बूथ कमजोर है, जिसको कभी नहीं जीता। तो मुझे लगता है उसके यदि हम दोनों पार्टियों को देखते हैं तो फिर कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को और काम करने की जरूरत होगी। जहां तक काम नहीं किया, आनंद जी कह रहे थे, हालांकि मैं किसी पार्टी या उसका पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन लगातार कवर करने जाते हैं तो पहले 2003 से पहले भी कवर करने जा रहे थे तो हमें एक जगह पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे। आज हम फर्राटेदार किसी आदिवासी फलिया क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहां जाकर जनजाति के लोगों से बातें हो जाती, तो विकास भी हुआ। और इसीलिए देखिए, जैसे जैसे संगठन जब आए तो ऐसा लगा कि ये बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे, पर धीरे धीरे कर बीजेपी ने उस पर भी काम किया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी उसी तरह काम करने की जरूरत होगी। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है। मैनेजमेंट के तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि बहुत तैयारी के चुनाव, और बीजेपी जिस तरह से चुनौती देती है उस चुनौती पर काम कांग्रेस को करना पड़ेगा। आनंद जी, कुछ अरसे पहले हमने इंटरव्यू किया बीजेपी के एक नेता का जो संघनिष्ठ सोच से आते हैं और जिन्होंने बैतूल में काम किया, उनको उनके कार्यों के लिए पद्मश्री भी अवार्ड हुआ। तो उन्होंने एक बात की, इसको राजनीति से अलग हट के देखने समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जिस चट्टान पर बैठकर और जब वो वनाच्छादित होता था पूरा क्षेत्र, और वो कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, हम आपसे वायदा करते हैं कि वहाँ हमने सघन वृक्षारोपण का दायित्व लिया है। और उन्होंने वहाँ कम से कम 30 साल आदिवासियों के बीच काम किया है। आपकी चुनौती उस बीजेपी से है जहाँ संघनिष्ठ सोच के लोग अपना चेहरा छिपाकर 25-25 साल, 30-30 साल एक आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं। लड़ना पड़ेगा, लड़ाई गहरी होगी। जिन्होंने वनाच्छादन की बात की, शरद जी, सवाल आपसे है क्योंकि आपने उनका जिक्र किया है, और सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में 6 अभयारण्य बनाए जा रहे हैं और उनसे विस्थापन किसका होगा? संरक्षित वन के नाम पर, आरक्षित वन के नाम पर। दरअसल 2 तरह की सोच है इस देश के अंदर। एक वनवासी समझती है, और वनवासी का मतलब है कि वन खत्म तो वन में रहने वाले खत्म, और आदिवासी वो लोग हैं जो इस देश में सबसे पहले आए थे, जो सबसे पहले थे, जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू शब्द पहले आया, आदिवासी पहले आए? तो उन्हें हिंदू बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? उनका कल्याण करने के लिए आपको 20 साल से चुन रहे हैं ना मध्य प्रदेश के लोग, तो उनका कल्याण कीजिए ना। फिर क्यों 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा है? तो ये सोच है कि वन से जब आप अभयारण्य बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा विस्थापन किसका होता है? बांध से सबसे ज़्यादा विस्थापन किसका होता है? और सुनवाई हो रही है क्या? चुटका ले लीजिए, अभी आज की ही खबर है कि जो बेतवा केन नदी है, उसके विस्थापन में जो आदिवासियों माताओं ने अपने बच्चों को अपने ऊपर लिटाकर चिता का प्रदर्शन किया है, ये मध्य प्रदेश है, ये भाजपा की सरकार है, और इसमें आदिवासियों का कल्याण है। क्यों हो रहा है फिर ये विस्थापन क्यों है? तो ये प्रश्न है कि आप पहुंच जाइए, 47 सीटें भी जीत लीजिए, लेकिन कल्याण की बात मत कीजिए, कल्याण कीजिए। आज उंगली पर गिना दीजिए कितने नेता हैं भाजपा के पास आदिवासियों के। मैं गिनाता हूं, नहीं तो कांग्रेस के। जी अजय जी, जवाब दीजिए।
देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अब नखरा राजनीति से काम नहीं चलता है। आप कहते हैं आदिवासी वर्ग को हिंदू सनातनी क्यों कहना पड़ता है? हम तो मानते हैं सनातन हिंदू धर्म का ध्वज वाहक आदि काल से आदिवासी वर्ग है, लेकिन ये विषय तब आता है जब बड़े पैमाने पे भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने की कोशिश की जाती है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरह से जैसे माइनॉरिटी का अपीजमेंट किया, वैसे आदिवासियों का भी ये अपीजमेंट का आदिवासी वर्ग में हिंदू धर्मांतरण करके, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूरज जी, मैं 30 सेकंड एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बात पूरी हो जाए तुरंत आऊंगा आपके। तो धर्मांतरण को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनकी रीति नीति ने संरक्षण दिया। तो जो सवाल उठा, ये इसी बात से उठा कि आदिवासी वर्ग भोले हैं, तो ऐसे भोले वर्ग का क्या धर्मांतरण किया जाएगा आपकी राजनीतिक लाभ के लिए? तो हम उस धर्मांतरण के खिलाफ हैं और हम ये मानते हैं कि आदिवासी वर्ग आदिकाल से सनातन हिंदू समाज का ध्वजवाहक है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं हो सकता है। अब रही बात क्या किया, देश में पैसा कानून हमने लागू किया, आदिवासी गौरव द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया तो आपने तो विरोध किया। सोच लेते कि पहली बार एक आदिवासी महिला, और वो तो वैसे भी नंबर से जीत रही थी, लेकिन तब भी आप विरोध करने से पीछे नहीं हटे और आप आदिवासी राजनीति की बात करते हैं। शिव भानु सोलंकी से लेके जमुना देवी तक के नेताओं का राजनीतिक शोषण हुआ। जमुना देवी ने तो प्रकट रूप से कहा कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूं, और आप कांग्रेस पार्टी बात करती है आज आदिवासी गौरव की। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश का आदिवासी भोला है, लेकिन आप उसको बेवकूफ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलेगी। विश्वास, सम्मान और विकास भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और कांग्रेस ने केवल झूठ और भ्रम दिया है। इसीलिए कांग्रेस को लगातार आदिवासी वर्ग ने नकारा है। मध्य प्रदेश सरकार में बड़े पैमाने पे मंत्री, केंद्र में 2-2 मंत्री मध्य प्रदेश से आदिवासी वर्ग से हैं, आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति है, फिर भी आपको नेतृत्व नहीं दिखता। तो ये कांग्रेस पार्टी को अपना व्यवस्था सुधारना चाहिए। जी आनंद जी, जल्दी से बोलिए। 20-22 साल की भाजपा की सरकार में कितने मुख्यमंत्री दे दिए, कितने प्रदेश अध्यक्ष दे दिए? मैं दरअसल भाजपा की नकारात्मक सोच पर नहीं जाऊंगा जो आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देने वाली है, लेकिन प्रश्न केवल यही है कि जो पेशा कानून बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, आदिवासियों को संविधान सभा के माध्यम से जो आरक्षित अधिकार देना है, वो कांग्रेस पार्टी है। इनका है क्या? शिव भानु सोलंकी जिनका नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस के नेता, जमुना देवी जी कांग्रेस के नेता, यही तो सवाल है। जी कांग्रेस के नेता। इनके पास है क्या? हम तो गिनाने को कह रहा हूँ, एक नाम बता नहीं पा रहे। आदिवासी किस तरह की बातें करते हैं ये? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो कांग्रेस में 4 दिन पहले कांग्रेस करते लेकिन आदिवासी थे इसलिए नहीं बनने दिया, इसीलिए कांग्रेस छोड़ना पड़ी, इसीलिए छोड़ना पड़ी। क्या विश्वास करेगी जनता जिनका आज चलिए कुछ और कहने लगे? आइए मुद्दे पर आते। मनोज, इसमें कुछ मुद्दे बड़े मिल जाते हैं। एक तो आदिवासी विकास की पारंपरिक व्याख्या दोनों दल इस तरह से करने लगते हैं कि बड़े पदों पर पहुंचा दीजिए जी, राष्ट्रपति बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, केंद्रीय मंत्री बना दीजिए। दोनों दलों में ये इटर्नल डिबेट है कि हमने आदिवासियों को, आदिवासी की मूल संस्कृति और उसकी संरचना वो अगर चली गई, गोंडी चली गई, अगर बोली कोरकू चली गई, हल्बी चली गई, ये नहीं मिलेगी मनोज, ये नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई क्या डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, ये वोट का सब्जेक्ट नहीं है। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर बनाइए, आप चिकित्सक बनाइए, लेकिन अपनी परंपरा से उनका जुड़ाव ना टूटे। आज घोटुल की बात बस्तर में नहीं सुनी जाती, भगोरिया का रूप स्वरूप से शहरी अब संस्कृति से बुरी तरह प्रभावित है, यानी हम शहरी कचरा ले गए हैं आदिवासियों के बीच में। इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शरद जी। और हम तो अभी भगोरिया में गए, आप जो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बदल गई। पहले का भगोरिया अलग होता था, अभी का अलग। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, आनंद जी जैसा जिस देवास की घटना का जिक्र कर रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आनंद जी कि आप रिजल्ट के बाद फिर ये चीज़ें आप क्यों उन लोगों को नहीं बतला पाते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो फिर आदिवासी वोट क्यों बीजेपी के पास चला जाता? वोटर तो आपका ही था, सबसे ज़्यादा तो आप ही सीट जीतते रहे, भारतीय जनता पार्टी तो जीती नहीं, लेकिन बाद में बीजेपी ने उस पर काम किया। ये जरूर है कि संस्कृति जिसका शरद जी जिक्र कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कहाँ जा रही है, इस पर भी विचार करने की बीजेपी को जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद विचार चल भी रहा होगा, क्योंकि छोटे छोटे जो कार्यक्रम दिखाई देते हैं, जितनी भी कुंजी है वो एक ही है, वो है संगठन। बीजेपी के भीतर कमजोरियां नहीं है या उसके भीतर वैसी मत भिन्नता नहीं है जैसी कांग्रेस में। गलत समझ रहे हैं भाई साहब अगर ये समझ रहे हैं तो। लेकिन बीजेपी एंड टाइम पर
जब वो नॉकआउट राउंड में जाती है, जैसे हमने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता कि हम मैचेस हारे शुरू में और ये कहा गया कि गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गया सब मामला। लेकिन जब ये नॉकआउट राउंड में पहुंचती है तो वहां ये हार को पीछे छोड़ती है। कांग्रेस हमेशा से क्वालिफाइंग राउंड की विनर है, वो हमेशा अर्हता प्राप्त करने वाले मैचेस जीतती है वो। लेकिन जब नॉकआउट में आती है, यानी क्वार्टर फाइनल कर लिया आपने, अब सेमीफाइनल आ गया और फाइनल आ गया, वहां आप लड़खड़ा जाते हैं। वह यही पकड़ना है जो मनोज जी बात कह रहे थे कि आपके पास तमाम चीज़ें हैं, आपके पास आदिवासी नेता है, नेता प्रतिपक्ष है इस समय उमंग सिंगार, लेकिन आप क्यों लुभा पा रहे हैं क्या आदिवासियों को? हो सकता है लुभा पा रहे हैं, हो सकता है अभी इसमें मजबूती की ज़रूरत हो, लेकिन अंतिम नतीजे तो रिजल्ट ही बताएंगे। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।